नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी मिलाप सुनेंगे। लाला ज्ञानचंद्र बैठे बैठे हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू ननकचंद आई और बोली, दादा अब यहाँ पड़ी पड़ी जी उस्ता गया है, उसकी आज्ञा हो तो मैं शहर को निकल जाऊँ, 2-1 महीने में लौट आऊँगा। ननकचंद बहुत सुशील और नवयुवक था। रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के शाह धब्बे, कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाहों से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियाँ हैं? ज्ञानचंद ने बेटी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए बहुत कोशिश की थी, मगर सफल न हुआ। उसकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी ना थी, पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन ननकचंद उसके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहाँ जी नहीं लगता, कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचता हूँ। ज्ञानचंद, बेहतर है तशरीफ ले जाइए। ननकचंद हंसकर, रुपये तो दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपये की सख्त जरूरत है। ज्ञानचंद, ऐसी फिजूल बातों का मुझसे जिक्र ना किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ। ननकचंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे, यहाँ तक कि ननकचंद झुंझला कर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहाँ भी तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं ना। ननकचंद, मुझे किसी की परवाह नहीं, आपका रुपया आपको मुबारक रहे। ननकचंद की यह चाल कभी पट नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाल साहब ढीले पड़ गए, रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन ननकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। मगर ननकचंद यहाँ से अकेला न चला। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे आदमी थे, सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते। और इस बीच ननकचंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत की इशारे किया करता, यहाँ तक कि अभागी ललिता उसकी जाल में आ फंसी। भाग जाने के मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतारकर उसने एक संदूकचे में रख दिया था। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे और कुछ ना हो, ननकचंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान ना था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुशनसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूकचा उठा लिया, एक बार इधर उधर हर्षद भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौंक चौंक कर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। ननकचंद ने उसे गले से लगा लिया। बग्घी तैयार थी, दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे, ललिता ना दिखाई दी। घबराए, सारा घन छान मारा, कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्घी के निशान नजर आए। सर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द किससे कहे। हंसी और बदनामी के डर के कारण जवान पर मोहर लग गई थी। मशहूर किया कि वह अपने ननिहाल गई। मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भाव गए कि कश्मीर की सैर के कुछ और ही मायने थे। धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई, यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियाँ नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती है। ननकचंद जिस वक्त बग्घी में ललिता के साथ बैठा तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल नहीं था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है, उसके दिल का मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वह मस्त था। बदनामी का डर, कानून का खटका, जीविका के साधन, उन समस्याओं पर विचार करने की उसे उस वक्त फुर्सत ना थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया, कलकत्ते जा पहुंचा। किफ़ायत सारी का सबक ना पढ़ा था। जो कुछ जमा थमा थी 2 महीने में खर्च हो गई। ललिता के गहने बेचने की नौबत आई, लेकिन ननकचंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियां दी और विश्वास दिलाया कि अब उसके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा, तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है, खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपया रवाना कर दिया, लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वह हुआ, अभी इधर आने का इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ ना होगी, मगर इस औरत की बाह पकड़ी है तो उसका निवाह करना, उसे अपनी ब्याहता स्त्री समझो। ननकचंद के दिल से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से माहवार वजीफा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा
और गो शराब की लत ना टूटी और हफ्ते में 2 से 3 दिन जरूर थिएटर देखने जाता, तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा था कि ननकचंद की उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 25वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उसका स्वर्गवास हो गया और ज्यों ही ये खबर ननकचंद को मिली, वह ललिता के पास जाकर चीखे मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। इस 3 साल की संभाली हुई जिंदगी ने उसके दिल सुहदेपन और नासीबाजी का ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिए थे। उसे अब यह फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता को क्या करूं? अगर इसे वहां लिए चलता हूं तो 3 साल की पुरानी घटनाएं ताज़ी हो जाएगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुक्काम और हमजूलियों में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की ज़रूरत भी नज़र आने लगी। यह हो सकता था कि वह ललिता को अपनी ब्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे भगाया है। ललिता से ननकचंद को अब वह मोहब्बत न थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है। अब वह एक साधारण पति था जो गले में पड़ी हुई ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता है, जिसे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वह बीमार होता है, और उसमें अचरज की कोई बात नहीं है। अगर जिंदगी की नई नई उमंगों ने उसे उकसाना शुरू किया, मंसूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत और बड़े लोगों के मेल जोल से संबंध है। मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। ननकचंद अब मजबूत इराई के साथ सोचने लगा कि यहाँ से क्यों कर भागूं। अगर इसे लेकर जाता हूँ तो 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हीला किए जाता हूँ तो आज के तीसरे दिन ललिता बनारस में मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालो कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। वह एक दिन शाम को दरिये की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर न आया। सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंता पैदा हो गई थी। वहां जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। ननकचंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, सब वहाँ मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेश रहा कि ननकचंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2-3 हफ्तों तक थाने में जाने के बाद और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसर को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंदिता के जोश में यह काम किया, लेकिन इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था और वहां बनारस में ननकचंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला ननकचंद की शादी एक रईस घराने में हुई और तब धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए। फिर वही मजलिसे जमी और फिर वही सागर उमीना के दौर चलने लगी। संयम का कमजोर आहत इन विषय वासनाओं की बटमारों को न रोक सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता है और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाई रखी जाती है। साल भर इसी बहार में गुजरा। नवेली बहू घर में कुढ़ कुढ़ कर मर गई। तपेदिक ने उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर इस स्त्री में ननकचंद की सौंदर्य प्रेमी आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। कभी बिना रोए कौर मुंह में नहीं दिया। 3 साल में चल बसी। तब तीसरी शादी हुई। यह औरत बहुत सुंदर थी, अच्छी आभूषणों से सुसज्जित। उसने ननकचंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ था और ननकचंद गृहस्थिक आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग की बीमारी ने सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। पति प्रणा, स्त्री मरी। 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम ना था। अय्यासी का भी खात्मा हुआ। दिल पर रंजोगम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुआ करते हैं। इन घटनाओं ने नानकचंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। जब वह निराश की यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा हुआ इन घटनाओं को याद करता तो उसका दिल रोने लगता और ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। धीरे धीरे यह ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की।
यह उसी का दंड है। यह सोचते सोचते ललिता की मायूस तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और प्यारी मुखड़े वाली कमला अपने मरे हुए सौतेले भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानक चंद को ललिता की याद तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास पीने पिलाने की उन कैफियतों ने कभी उस ख्याल को जमने नहीं दिया। एक धुंधला सा सपना दिखाई दिया और बिखर गया। मालूम नहीं दोनों मर गई या जिंदा है। अफसोस ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उसकी सुध तक ना ली। उस नेकनामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़े। यह ख्याल उसके दिल पर इस बुरी तरह बैठा कि एक रोज वह कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था, वह कलकत्ता पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारे शहर को कुछ हो गया था। बहुत तलाशने के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। बोला, यह नहीं कह सकता कौन है कौन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसका जानता है। हाँ, एक लड़की और उसकी बूढ़ी माँ, 2 औरतें रहती हैं। विधवा है, कपड़े की सिलाई करती है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालती है। इतने में दरवाजा खुला और एक 13-14 वर्ष की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। ननकचंद पहचान गया कि यह कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज को संभाल कर बोला, बेटी जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था और गो सौंदर्य की ताजगी ना थी, मगर आकर्षण अब भी था। ननकचंद ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रत और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया मगर जब्त ना हो सका। बरबस रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आड़ से उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र जो हृदय पट पर अंकित था और जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता रहता था, जो सपनों में सामने आ आकर कभी खुशी के गीत सुनाता था और कभी रंज की तीर चुभता था, इस वक्त सजीव सचल सामने खड़ा था। ननकचंद को देखते ही ललिता में बेहोशी सी छा गई। कुछ वही हालात जो आदमी को सपने में होता है। वह व्यग्र होकर ननकचंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है। मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना न थी कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका, वरना शायद वह चीख कर भागती। उस पर एक सपने की सी हालात छाई हुई थी। मगर जब ननकचंद ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, ललिता अब तुमको अकेला न रहना पड़ेगा, तुम्हें इन आँखों की पुतली बनाकर रखूँगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग को सुख भोगूंगा। तो ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आंखों को तो यकीन आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे यह सपना ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।